नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक। आज मैं मिस शिल्पा रिबेलो छठी कक्षा को हिंदी ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ और विषय है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, टू स्टॉप। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, टू स्टॉप और टू पॉज। और वाक्य जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तब वह स्पष्ट भाषा, लैंग्वेज स्पष्ट मतलब क्लियर होना ज़रूरी है, अर्थवान होना ज़रूरी है, मीनिंगफुल होना ज़रूरी है और भावपूर्ण होना ज़रूरी है। भावपूर्ण मतलब सोलफुल। तो ये सब क्लियर, मीनिंगफुल और सोलफुल होने के लिए हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना आवश्यक है। तो इस भाषा में जहाँ हमें रुकना है, पॉज करना है, यह विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। किसी भी वाक्यों को लिखते या बोलते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। तो वाक्य को लिखते हैं या बोलते हैं उसी समय हम जो विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रकट करते हैं, यूज़ करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय हमें बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट होती है और अर्थवान होती है, मीनिंगफुल होती है। लिखित भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार को चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। फर्स्ट वन, देयर आर मेनी टाइम्स, सो मेनी टाइप्स आर देयर। नाउ वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। लेकिन इन इंग्लिश एंड मराठी वी पुट जस्ट वन डॉट, वी जस्ट पुट वन डॉट, दैट इज द एंड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन हिंदी में हम डॉट नहीं डाल सकते, हमें एक स्टैंडिंग लाइन डालना पड़ता है, दैट इज पूर्ण विराम। इफ यू सी इन द पिक्चर, ये है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, इन इंग्लिश वी कॉल एज फुल स्टॉप। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जब वाक्य फुल सेंटेंस कंप्लीट होता है, वी आर गोइंग टू स्टॉप देयर, तब वहाँ हम फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है, यू कैन सी हियर इन वाइट बॉक्स, मुझे भूख लगी है, मैंने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। द सेंटेंस इज ओवर हियर, आई हैव स्टॉप्ड ओवर देयर। तो मुझे भूख लगी है, द सेंटेंस इज ओवर, तो पूर्ण विराम का उपयोग किया गया है। हमारे शहर में कई मंदिर है, मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रही हूँ। तो जहाँ सेंटेंस समाप्त होता है, एंड होता है, वहाँ हम पूर्ण विराम का चिन्ह का उपयोग करते हैं, लगाते हैं, यानी कि फुल स्टॉप। तो इंग्लिश और मराठी में फुल स्टॉप यानी कि जस्ट वन सिंपल डॉट। लेकिन हिंदी में ध्यान रखना है, हिंदी में डॉट नहीं डालना है, लेकिन वन स्ट्रेट लाइन, दैट इज द फुल स्टॉप, दैट इज पूर्ण विराम का चिन्ह है। सेकेंड, अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि कॉमा, इन इंग्लिश वी कॉल एज कॉमा। बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं,
वहाँ अल्प विराम लगाते हैं, वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। तो जब बोलते या पढ़ते समय हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, या जब हम पढ़ते हैं, बुक में से पढ़ते हैं, जहाँ कॉमा रहती है, अल्प विराम होता है, तब वहाँ हम पॉज करते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। तो दैट इज़ अल्प विराम। माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। तो एक एक के बाद हम पॉज करते हैं, अल्प विराम का या कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम कॉमा का, जब जहाँ कॉमा रहता है, यहाँ अल्प विराम रहता है, तब वहाँ हम पॉज, थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, फॉर फ्यू सेकेंड्स। मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। तो हर एक के बाद हम पॉज करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अल्प विराम के बारे में ये, लेकिन ये अलग से। हाँ, मैंने सारा काम कर लिया है। तो यहाँ शब्द के बाद भी, एक शब्द के बाद भी हम कॉमा डालते हैं, या कभी कभी वैसे सेंटेंसेस हमें टेक्स्ट बुक में भी दिखाई देते, टेक्स्ट बुक या कौन सी भी बुक में हम पढ़ते हैं। तो हाँ, मैंने सारा काम कर लिया। नहीं, मैं बाज़ार नहीं जाऊंगी। तो हाँ, ना, नहीं के बाद में कॉमा डाला गया है। तीसरा टाइप, माँ ने पूछा तो बेटे ने बताया। जब यहाँ कन्वर्सेशन होती है एक दूसरों के साथ, तब भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। वो इन्वर्टेड कॉमास भी रहते, वो हम बाद में देखने वाले, लेकिन यहाँ कॉमा भी डाले जाते, कॉमा भी डाला जाता है। जैसे माँ ने पूछा तो बेटे ने बताया, उसके बाद कॉमा है। वहाँ नेक्स्ट, अभी 10 मिनट पहले ही आया हूँ। तो ये था अल्प विराम। नेक्स्ट टॉपिक इज, थर्ड टाइप इज प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क, फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड प्रश्नवाचक। तो क्वेश्चन मार्क, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। रविंद्र को कौन पढ़ाएगा? हमने क्वेश्चन पूछा है, कौन पढ़ाने वाला है, कौन पढ़ाएगा, हु इज गोइंग टू टीच। सो यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए एंड में हम क्वेश्चन मार्क डालने वाले हैं। सेंटेंस को एंड में क्वेश्चन मार्क डालने वाले हैं, ताकि हम क्वेश्चन पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे। यह दीवार कैसे टूट गई, पूछ रहे कैसे टूट गई, हाउ। तो क्वेश्चन पूछ रहे, इसलिए हमें सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन का चिन्ह लगाना है। तुम कब आओगे, दोबारा क्वेश्चन चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछ रहा है, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उस सेंटेंस में एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप इज विस्मयादिबोधक चिन्ह, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क। छी, कितनी गंदी है, क्या या हर्ष है क्या, आश्चर्य हुआ है क्या? नो, वी आर फीलिंग सैड कि कितनी गंदी है जगह है, या कितनी गंदगी है।
तो छी के बाद क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाह कितना स्वादिष्ट पराठा है। हम क्या करते हैं? हर्ष, वी आर हैप्पी कि अरे कुछ अच्छा खाना बनाया है, इसलिए हमने मम्मी को कहते वाह मम कितना अच्छा या स्वादिष्ट खाना पकाया है। तो वाह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक का चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। हाय मेरी साड़ी फट गई, या क्या करते हैं अपना भाव कि क्या करूँ मेरी साड़ी फट गई, तो हम क्या? अरे हाय मेरी साड़ी फट गई। तो अरे हाय के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं, विस्मयादिबोधक का चिन्ह का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इज अर्थ विराम, दैट इज सेमी कॉलन। तो वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक, अल्प विराम यानी कि कॉमा, और पूर्ण विराम से कुछ कम, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, ठहरना हो, वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। या जब हम एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो जिस स्थान पर ऐसा चिन्ह आएगा तब हम क्या? कॉमा के लिए जितना पॉज करते हैं और विराम चिन्ह के लिए जितना, उससे कम पॉज हम अर्ध विराम के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिड़िया दाना चुनकर लाती, पहले बच्चों को खिलाती फिर स्वयं खाती। यहाँ तो एक सेंटेंस 3 में डिवाइड किया है कि वो चिड़िया खाना ला रही है, बच्चों के लिए खाना ला रही है, इसलिए वो उसने दाना चुनकर लाया, बाद में उसने बच्चों को खिलाया और बच्चों के खिलाने के बाद उसने स्वयं या खुद खा लिया। तो चिड़िया दाना चुनकर लाई, अर्धविराम, पहले बच्चों को खिलाया, अर्धविराम, फिर स्वयं खाती, पूर्ण विराम। तो इस तरह अर्धविराम का प्रयोग या इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट टाइप उद्धरण चिन्ह, इसे क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। इसे क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। अभी इन्वर्टेड कॉमास 2 प्रकार के होते हैं। इफ़ यू हैव सीन द टेक्स्ट बुक, इफ़ यू आर रीडिंग द लेसन्स, यू माइट हैव सीन। तो एक सिंगल और एक डबल। तो सिंगल को क्या कहते हैं? एक हरा। क्या कहते हैं? एक हरा उद्धरण चिन्ह, दैट इज सिंगल वन। और सेकेंड वन को दोहरा उद्धरण चिन्ह, दैट इज डबल वन। तो उसे उद्धरण चिन्ह में 2 प्रकार है, सिंगल एंड डबल। तो सिंगल को इकहरा उद्धरण चिन्ह और डबल को दोहरा उद्धरण चिन्ह, उसे इंग्लिश में कहते हैं एज इन्वर्टेड कॉमास। उद्धरण चिन्ह में फर्स्ट टाइप यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, इकहरा उद्धरण चिन्ह क्या है, वह कहाँ लगाते हैं? यह चिन्ह विशेष शब्द, पुस्तक, नाम, वस्तु, व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। हम उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पुस्तक, नाम, वस्तु, व्यक्ति, ये जो वर्ड्स, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, पुस्तक के नाम, खुद के नाम, वस्तु या व्यक्ति के नाम, इससे कहीं ना कहीं हम इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। जैसे इस पुस्तक का नाम नवीन हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना है। तो नवीन हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना, इस पर जोर लगाने के लिए, इस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग किया गया है।
अभी सेकेंड, फर्स्ट देखा, अब सेकेंड टाइप में क्या है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। कब लगाते, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को जो का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है, स्पेशली इन द कन्वर्सेशन, इन द स्किट्स, इन द स्टोरी। तो इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। इफ़ यू सी इन द टेक्स्ट बुक्स, व्हेन द स्टोरी फॉर्म्स लेसन्स आर देयर, यू कैन सी इट। व्हेन द स्किट्स फॉर्म इज देयर, यू कैन सी इट। तो जैसे एग्जाम्पल, अध्यापक ने बच्चों से कहा, जब कन्वर्सेशन, एक दूसरे से कन्वर्सेशन होता है, तब कहाँ के बाद कॉमा आता है और बाद में हम इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास की का आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। वी स्टार्ट विद द टू डबल इन्वर्टेड कॉमास, दैट इज सदा बड़ों का आदर करो। तो अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा कि सदा बड़ों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्टिंग, वी आर सपोज टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो ये अध्यापक ने बच्चों से कहा, इसलिए वो एक कन्वर्सेशन हुआ है बच्चों के साथ, टीचर्स का और बच्चों का, उनके साथ कन्वर्सेशन हुआ, इसलिए वो वहाँ हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास का प्रारंभ किया है या उपयोग किया है। महात्मा गांधी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। महात्मा गांधी हमें कह रहे, वो कह रहे कि सत्य ही ईश्वर है, तो वहाँ भी डबल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया गया है। कोष्टक, कोष्टक मतलब ब्रैकेट्स, कोष्टक मीन्स ब्रैकेट्स। वाक्य या शब्द को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी कोष्टक के भीतर उसका अर्थ लिख दिया जाता है। Especially in maths also we use these brackets many times. Small sums, then the big sums and so on. The solutions. So, in words in English, in all the subjects, we use these brackets. तो जैसे वाक्य के 3 भेद, और भेद को हम क्या कहते हैं, प्रकार। भेद को हम क्या कहते हैं, प्रकार। तो वो प्रकार ब्रैकेट में लिखा गया है, यानी कि भेद को हम प्रकार भी कहते हैं। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, लेकिन भेद को हम क्या कहते हैं, प्रकार। तो वो प्रकार हम ब्रैकेट में लिखने वाले हैं या लिखा है। तो वैसे ही करते करते ये सब, ये 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स है, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। फर्स्ट इज ओपन ब्रैकेट, सेकेंड इज मिडिल ब्रैकेट और थर्ड इज क्लोज्ड ब्रैकेट। ये 3 टाइप्स ज़्यादा मैथ्स में यूज़ किए जाते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स आर यूज्ड मोस्टली इन मैथ्स सब्जेक्ट फॉर द सॉल्यूशन सम्स, सॉल्व द फॉलोइंग एंड ऑल। तो 3 प्रकार के ब्रैकेट्स है, कोष्टक है। एक फर्स्ट वन इज ओपन ब्रैकेट, सेकेंड इज मिडिल ब्रैकेट और थर्ड इज क्लोज ब्रैकेट। तो हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखें, वो हमने एग्जाम्पल में देखा है। अभी लास्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब हाइफन। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़े के बीच शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा से सी के साथ किया जाता है। मतलब जब हम दोनों वर्ड्स को जोड़ते हैं, माता पिता, बहन भाई, अमीर गरीब, तो ये जो दोनों वर्ड्स हम जब ज्वाइन करते हैं, खाना पीना, तो जहाँ ये दोनों वर्ड्स हम एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए वहाँ छोटी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, खाना डैश पीना। तो मतलब वो 2 वर्ड्स को हमने ज्वाइन किया है। 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हमने
वो योजक चिन्ह हाइफन का इस्तेमाल किया है। मम डैड, सुख दुख, गुलाबी सी, लिखते लिखते, ये सब वर्ड्स योजक चिन्ह का उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। योजक चिन्ह को हम हाइफन भी कहते हैं। आई होप सो गर्ल्स यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। यहाँ मैंने एक एक्सरसाइज दिया है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। आपको सेंटेंस पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी। तो अब यहाँ क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप क्या लेने वाले, तो यहाँ क्या आएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो वैसे ही आपको ये पूरा सेंटेंसेस 1 बाय 1 पढ़ना है और जो योग्य विराम चिन्ह है, उचित विराम चिन्ह है, वो आपको एंड में, सेंटेंस के एंड में लगाना है। शायद वो सेंटेंस के बीच में भी रहेगा, तो आपको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सेंटेंस बोलना है और अच्छी तरह से समझना है, ताकि आप पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ अच्छी तरह से कर सके। प्लीज़ राइट दिस फुल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, दैट इज विराम चिन्ह किससे कहते, वहाँ से इस एक्सरसाइज तक आपको नोटबुक में, ग्रामर नोटबुक में लिखना है। नया टॉपिक लिखना है विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह किससे कहते, फ्रॉम देयर टिल हियर। इवन फॉर सर्वनाम, फॉर संज्ञा ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू सेम वे। संज्ञा किससे कहते, सर्वनाम किससे कहते, फ्रॉम देयर टिल द exercise you are going to write in your grammar notebook. You are going to write in your grammar notebook. So you are going to complete your books till here. Till here you are going to complete your books. So in grammar we have studied Varnamala, बाराखरी, गिनती, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम और विराम चिन्ह। ओके, धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।